नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम भगवान केदारनाथ की यात्रा में प्रीपेड व्यवस्था को लेकर हुआ हंगामा। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी, किसानों को हो रहा भारी नुकसान। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंची महिला, उठे कई सवाल। 1 अप्रैल से बिजली पानी सहित यूजर चार्जेस के लिए भी चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। बोर्ड बैठक में यूजर चार्ज बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव पर लगी मुहर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड को सड़क परियोजना के लिए 348.56 करोड़ रुपए का तोहफा मिला है। गडकरी ने विभिन्न राज्यों के लिए घोषित की गई योजनाओं के दौरान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए भी ट्वीट करके ये जानकारी दी। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर को UMRTH से 348.5 करोड़ की योजना मिली है। वहीं गडकरी के ट्वीट पर मुख्यमंत्री धामी ने उनका धन्यवाद किया है। अब खबर खानपुर विधानसभा से है, जहां विधायक उमेश कुमार द्वारा समय समय पर जनता गैराज लगाया जाता है, जहां जनता की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निस्तारण की दिशा में काम किया जाता है। इसी कड़ी में खानपुर विधायक के कैंप कार्यालय में शुक्रवार को भी जनता गैराज लगाया गया, जहां भारी संख्या में जनता अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंची, जिनमें अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण किया गया। देहरादून में इन दिनों डिफेंस की कोचिंग दिलवाने वाले संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में दून ड्रीमर्स के आगे अन्य संस्थान द्वारा कैनोपी लगाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें मामला रायपुर थाने में दर्ज हो गया। खालिस्तान समर्थित अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए कई एजेंसियां प्रयास कर रही हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के बाद पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 5 थानों में PSC तैनात की जा चुकी है। कुंडा थाने में अमृतपाल के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस लाइन में 2 कंपनी से अधिक PSC को रिजर्व रखा गया है। सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अराजक तत्वों पर नजर बनाने और चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, ये 4 मोस्ट वांटेड अपराधी हैं। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके फोटो लगाए जा रहे हैं। जनता से अपील की जा रही है कि अगर इनको कोई पता चलता है, इनका किस पता चलता है तो पुलिस को सूचित करें। हमारे अधिकारियों के मेरे नंबर मौजूद है, हम लोग फौरन पहुँचेंगे और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। मीडिया पर यही है, जनता से अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पर धार्मिक प्रचार ना करें और किसी तरीके से इस तरीके के वो कमेंट ना डालें जिससे कि शांति व्यवस्था पर होने का खतरा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक पहाड़ों में कहीं कहीं हल्की बारिश बर्फबारी के आसार बन रहे हैं, जबकि निचले इलाकों में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ज्यादातर मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने को लेकर आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं तापमान में भी मामूली वृद्धि हो सकती है। व्यक्ति अगर ऊंचे पद तक पहुंच जाए और बचपन की यादों को न भूले तो वही व्यक्ति महान कहलाता है। ऐसे ही भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। 1987 में जब पौड़ी गढ़वाल के आनंद सिंह बिष्ट ने जलागम प्रबंध परियोजना में बतौर अधिकारी गजा में कार्यभार ग्रहण किया तो उनके पुत्र अजय सिंह बिष्ट को भी राजकीय इंटर कॉलेज गजा में 10वीं में प्रवेश दिलाया। 10वीं में पढ़ाई के बाद फिर पौड़ी चले गए, लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज गजा में और उनके सहपाठी राजेंद्र खाती को नहीं भूले। सन 2021 सितंबर में जब राजेंद्र सिंह खाती लखनऊ योगी आदित्यनाथ से मिलने गए तो योगी आदित्यनाथ ने आत्मीयता से कृष्ण सुदामा की तरह उनसे मुलाकात की। सहपाठी राजेंद्र सिंह खाती का स्वागत कर गजा कॉलेज के लिए 4 स्मार्ट क्लास उपकरण देने का वादा किया और कुछ माह बाद उपकरण भी भेज दिए। इसी माह राजेंद्र सिंह खाती ने मुलाकात का समय मांगा तो तुरंत उन्हें बुलावा भेजा। मीना खाती, राजेंद्र सिंह खाती, गजेंद्र सिंह खाती ने लखनऊ में उनके साथ मुलाकात और घंटाकर्ण देवता की मूर्ति भी उनको भेंट की। सहपाठी राजेंद्र सिंह खाती ने योगी आदित्यनाथ को गजा आने का न्योता दिया, जिस पर उन्होंने सहमति जताई। मिलने का आग्रह किया था तो महाराज जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए हमें लखनऊ बुलाया और 18 तारीख को हमने लखनऊ 5:30 पे योगी से मुलाकात की थी और मैंने महाराज से आग्रह भी किया कि आपको गजा भी आना है। मैंने उनको निमंत्रण पत्र प्रेषित किया था तो महाराज जी ने बिल्कुल सहृदय ये कहा कि मैं जरूर गजा आऊँगा और 2-3 महीने के भीतर हम गजा का कार्यक्रम बनाते हैं। उन्होंने अपने OSD को भी ये कहा कि गजा का कार्यक्रम मेरा तय है।
विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम भगवान केदारनाथ की यात्रा में प्रीपेड व्यवस्था को लेकर लगातार हंगामा जारी है। स्थानीय लोग प्रीपेड व्यवस्था को बाहरी कंपनी जी मैक्स से हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार या प्रशासन स्तर से इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इस मामले में जब रुद्रप्रयाग भ्रमण पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने नियम कानूनों का हवाला देकर कह दिया कि फिलहाल इसमें कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि छोटे व्यवसाय स्थानीय लोग ही कर रहे हैं। वहीं स्थानीय विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाना चाहिए। बाहरी कंपनियों को इतना बड़ा रोजगार का साधन देना स्थानीय लोगों के साथ नाइंसाफी है। साथ ही उन्होंने सरकार पर गैस सिलेंडर महंगा करने और ब्लेंडर शराब सस्ती करने, स्कूली किताबें, कॉपियां, बिजली, पानी महंगी करने और तीर्थ नगरी ऋषिकेश के धार्मिक क्षेत्र में शराब बार और शराब की दुकानें खोलने और नामी फूड कंपनी की आड़ में मांस की बिक्री कराने पर सरकार की नीति की आलोचना भी की। वो जो है उसके तो हम बहुत सख्त विरोध। अब उसमें ऐसे नियम डाले गए हैं कि जो यहाँ का आदमी उसको लागू ही नहीं कर सकता। अब हम प्रशासन से कह रहे हैं यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग में जो सक्षम है वो चलाए। बाहर के आदमी नहीं, हम ही को जरूरत है भाई। हमारे अंदर योग्यता है, हमारे अंदर सक्षम है। आज कौन आदमी नहीं कर सकता। अपनी यात्रा को हम ज़्यादा संचालित कर। लेकिन मुझे लगा भारत में केवल एक जी मैक्स है, गंगोत्री भी वही चला रहा, वहाँ यमुनोत्री भी वही चला रहा, यहाँ भी वही चला रहा। हम बहुत सख्त खिलाफ हैं इस चीज़ के, और इसके लिए जिला पंचायत को, स्थानीय प्रशासन को सोचना पड़ेगा। और ज़्यादा ये सुलभ शौचालय 13 करोड़ रुपए ले जाता है सुलभ शौचालय हमसे, और मात्र जो है अभी बैठक में जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो 13 करोड़ में 100 आदमी भी नहीं लगा। और वो हमारे ढाबे वालों का नींबू पानी वगैरह वो सारी स्वीपर बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि उनकी सैलरी कम है। फिर वो वहाँ टॉयलेट में पानी नहीं रखते। तो इस पर बहुत सख्त है, FIR दर्ज होगी। और सुलभ भी यूपी से है, सुलभ भी यहाँ का नहीं है। हम तो बहुत परेशान हैं। भविष्य के साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने की हम लोग परमिशन नहीं देंगे और सुरक्षित रखा जाएगा और उनका भविष्य सुनहरा बनाया जाएगा। माननीय मंत्री केदारनाथ यात्रा जो है स्थानीय लोगों के रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन वहाँ पर जो प्रीपेड की व्यवस्था है, वहाँ पे एक जी मैक्स कंपनी बाहर के जम्मू की, वो लगातार लोग कह रहे हैं इसको हटाया जाए, स्थानीय लोग वहाँ पर देखिए, क्योंकि ये एक टेंडर प्रक्रिया है, इसमें मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। टेंडर प्रक्रिया के द्वारा हर एक आदमी को छूट होती है टेंडर प्रक्रिया में पार्ट लेने के लिए। कौन उसमें आता है कौन नहीं आता है इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ई टेंडर के माध्यम से वो किया जाता है। लेकिन मैंने आज भी मन से यही बोला है कि केदारनाथ जी की यात्रा हो, चाहे वो हमारी बद्रीनाथ जी की यात्रा हो, चाहे वो हमारी यमुनोत्री जी की हो, गंगोत्री जी की हो, हेमकुंड साहिब की हो, हर जगह पर पहली प्राथमिकता छोटे रोजगारों में युवा हमारे उत्तराखंड के लोगों को होना। सर, केदारनाथ में घोड़े खच्चरों को लेकर प्रूफ का कि जिस तरह से पिछली बार मामले सामने आए थे, इस बार आपने कहा FIR लॉन्च कराएंगे हम, क्या कुछ सर इस बार प्लान बना? देखिए, पहली बार जब मैंने मंत्रालय संभाला था तो बहुत देर में जब यात्रा अपने पीक में थी तब मुझे मेरे संज्ञान में लाया गया था कि यहाँ पे क्रूरता हो रही है, घोड़े खच्चरों की डेथ हो रही है, और मैं खुद गौरीकुंड आके उसकी व्यवस्थाएं देख के गया था। बहुत सारी कमियां थी। जिला युवा कांग्रेस कमेटी देवप्रिया के जिला अध्यक्ष आशीष राणाकोटी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भाजपा की सरकार भर्ती घोटाले, महंगाई, बेरोजगारी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन चलाकर जनता को जागरूक करेगी। साथ ही उन्होंने सरकार पर गैस सिलेंडर महंगा करने और ब्लेंडर शराब सस्ती करने, स्कूली किताबें, कॉपियां, बिजली, पानी महंगी करने और तीर्थ नगरी ऋषिकेश के धार्मिक क्षेत्र में शराब बार और शराब की दुकानें खोलने और नामी फूड कंपनी की आड़ में मांस की बिक्री कराने पर सरकार की नीति की आलोचना भी की। आज हमने जो प्रेस वार्ता की है, एक तो उसमें भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती जो घोटाला हुआ है उसकी हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरा हमारा बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके लिए हमने यहाँ पर प्रेस वार्ता की है। और लगातार कांग्रेस, यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में इन मुद्दों को उठा रही है, लेकिन भाजपा की जो सरकार है उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कहीं ना कहीं प्रेस के माध्यम से भी उन तक मैसेज पहुंच रहा है, LI के माध्यम से पहुंच रहा है। लगातार हम इन मुद्दों को सड़कों तक और सचिवालय तक ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी एक बात नहीं सुन रही है। हाँ, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि यूथ कांग्रेस जो है लगातार जब से इन्होंने भाजपा सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, आज आप देख सकते हैं कि 1200 के पार गैस सिलेंडर हो गया है। और आप गांव की बात कीजिए, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ 1300 रुपये का सिलेंडर आज की डेट में मिल रहा है। हमने कहा था सरकार से कि आप सिलेंडर के दाम कम कीजिए, लेकिन मुझे लगता है ये शराबी जो सरकार है भाजपा की, ये शराब के नशे में इन्होंने गैस सिलेंडर को ब्लेंडर सुन दिया और इन्होंने शराब के जो है दाम कम करने की घोषणा की है। और जो हमारे जो मेन प्राथमिकता है, जो आम जन की समस्याएं हैं, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, स्कूली बच्चों के लिए देख लीजिए, आपकी कॉपी किताबों के दाम इन्होंने बढ़ा दिए हैं, स्कूल फीस बढ़ा दी है, और शराब ये जो है सस्ती कर रहे हैं। ये तो दोगला चरित्र है भाजपा सरकार का।
हाँ, देखिए आप लोग सब देख रहे हैं कि जब से 2014 से भाजपा की सरकार बनी है तो यहाँ पे लगातार इनका मेन फोकस जो है खनन और शराब पे ही है। इसमें आप देख लीजिए हमारा चार धाम का मुख्य द्वार खारा सूद पे भी इन्होंने शराब का ठेका खोला है, नीलकंठ मार्ग पे गरज चोटी पे इन्होंने शराब का ठेका खोला है, हमारा देव प्रयाग में इन्होंने शराब का ठेका खोला है, और हाल ही में अब कुछ दिन बाद नटराज चौक के बगल पे जो इनका रोडवेज का वहाँ पे बस स्टॉप है वहाँ पे भी शराब का ठेका खुलने वाला है, आप देखेंगे। और बार को आप देख लीजिए, बीच में इन्होंने नॉर्म्स के आधार पर इन्होंने बार बंद किए थे, लेकिन बार बंद नहीं हुए, बार एज इट इज जहाँ पे है वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ पे इन्होंने पार्टीशन करवा के पीछे से दरवाजा दिला दिया है, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं। आप जितने देख लीजिए शराब की जितना काम कर रहे हैं सारे भाजपा के लोग हैं, बार जो चला रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं संलिप्तता है इनके इशारों पे काम हो रहा है प्रदेश में। नहीं, लगातार कांग्रेस सड़कों पर है। आप देखिए कि हर मुद्दा सड़कों पर उठाया जा रहा है, डेली पुतला दहन किया जा रहा है, और कुछ दिन पहले हमने मुख्यमंत्री की शव यात्रा भी निकाली थी ढालवाला में, लेकिन अब शव यात्रा निकालने के बाद भी इनके कुछ मतलब सुनाई नहीं हो रही है, तो आखिर देश की जनता, प्रदेश जनता करे तो करे क्या। इन दिनों लोकसभा के पटल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा एक साक्षात्कार के दौरान विदेश में दिए गए बयान को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेसी नेताओं के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी के बयान को लेकर लोकसभा में माफी की मांग पर अड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के पक्ष में कांग्रेसी दिग्गजों द्वारा उनके बयानों को सही ठहराया जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में बतौर मानव संसाधन मंत्री रह चुके हरीश रावत भी इसी सूची में शुमार हो चुके हैं। दरअसल लक्सर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत द्वारा राहुल गांधी के बयानबाजी को सही ठहराया गया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को सत्य करार देते हुए बीजेपी पर अनर्गल रूप से नाम बदनाम करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अडानी का नाम लेकर बीजेपी द्वारा उसे अरबपति बनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अडानी के घोटालों को छुपा रही है और कुल मिलाकर राहुल गांधी तो बहाना है, अडानी को बचाना ही मुख्य बीजेपी का काम है। राहुल जी ने कहा क्या, एक सत्य कहा, तो सत्य दिल्ली में भी वही होता है, देहरादून में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है, अमेरिका में भी वही होता है। सत्य जगह जगह बदल जाता है। एक सत्य कहा है, और भाजपा जो है अनर्गल बातें कर रही है, कभी मीर जाफर बता रही है, कभी देशद्रोही बता रही है, कभी कुछ बता रही है। सिर्फ एक उद्देश्य है कि अडानी जिसने देश की पूंजी को खा दिया, जिसको इन्होंने 609 नंबर से 7 साल के अंदर दुनिया का दूसरे नंबर का अरबों-अरबोंपति बना दिया, उसके घोटाले सामने आ रहे हैं। तो मोदी जी उन घोटालों से डरे हुए हैं, भाजपा डरी हुई है, इसलिए राहुल गांधी बहाना है, अडानी को बचाना है। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर धमोला में बीचा बांगर में 2 महीने का सिलाई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। वहीं सिलाई प्रशिक्षण का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाठक और डॉक्टर पीयूष पंत ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। आज बीचा बांगर, विजयपुर धमोला और धनपुर क्षेत्र के लोगों के लिए एक सिलाई का प्रशिक्षण यहाँ पर प्रारंभ हुआ है शिविर। मुझे लगता है 2 महीने ये चलेगा, और इसको अनवरत हम आगे बनाए रखने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से 25-25 महिलाओं के बैच निकालेंगे, और इस बैच में उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों को मार्केट में पहुंचाने की ऐसी योजना भी बनी है। और मैं समझता हूं सब पूरे क्षेत्र के लोग बहुत उत्साहित हैं। सबका बहुत धन्यवाद और आभार। और डॉक्टर पीयूष जी के माध्यम से हमको मशीनों की मदद मिली है, हम आगे इसको और बढ़ाते हुए पीयूष जी का भी धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। ये जो प्रोग्राम किया गया बेसिकली हमारे आदरणीय मनोज पाठक जी हैं, हमारे बड़े भाई की तरह ही हैं, तो इनके सहयोग से हमने यहाँ पर जो चूड़ाखान में एक सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया है। सिलाई केंद्र की जो व्यवस्था करी जगह की पूरी पाठक जी ने करी, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलाई मशीन की व्यवस्था करी है और एक इंस्ट्रक्टर नियुक्त किया गया है, जो कि 2 महीने इन हमारी जो महिलाएं हैं इनको प्रशिक्षण देंगे, ताकि थोड़ा सा उनकी एक एक्स्ट्रा जो आय है, इनकम है, वो जनरेट हो सके और वो भी अपने परिवार और समाज में थोड़ा सा योगदान दे सकें। पूरे देश प्रदेश में नवरात्रि पर्व की धूम मची हुई है। वहीं बागेश्वर की कत्यूर घाटी भी इससे सराबोर है। भूमिया देवा गोलू मंदिर मालदे से निकली बैजनाथ धाम तक भव्य कलश यात्रा में मां भगवती के जयकारे के साथ जय गोलू देवता हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। गोलू देवता नवनिर्माण के बाद मालदे, सिटोली, सेलीहाट, तेलीहाट की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गोलू मंदिर मालदे से बैजनाथ तक निकाली गई। बैजनाथ मंदिर में गोलू मूर्ति को स्नान कर पूजा की गई, जिसके बाद सभी महिलाओं द्वारा कलश में पानी भरकर बैजनाथ धाम में शिव को चढ़ाया गया।
धामी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में आयोजित 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने 1 साल के दौरान राज्य और जनता के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक और पिछले 6 सालों की तुलना में दोगुना हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समय समय पर अपना लेखा जोखा लेकर पब्लिक के बीच में जाती हैं। उसी क्रम में आज भी सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है उत्तराखंड में, जब पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने शपथ ग्रहण की थी। तो उस 1 वर्ष में हमने क्या क्या किया है उसकी विकास पुस्तिका का आज विमोचन हुआ है। खुली किताब है, उसमें सब है जो कुछ किया है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, नए कानून बनाने के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में व्यापक विकास के काम हुए हैं। उस सब का आज जनता के सामने लोकार्पण हुआ है और जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त करने के लिए हमने जनता के सामने रखा है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने मुनस्यारी में सड़कों पर उतरकर हुंकार भरते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण न तो ग्राम पंचायतों में कोई काम हुआ है, न ही कोई बजट आया है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के बैनर तले विकासखंड मुनस्यारी के पंचायत प्रतिनिधियों ने एक सूत्रीय मांग त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने की मांग को लेकर आर पार का संघर्ष करने का ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और सीमांत क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुले की अगुवाई में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पंचायत प्रतिनिधि ने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के निर्वाचित होते हुए पूरा देश कोविड-19 के संक्रमण से करा रहा था। ऐसे में उन्होंने 2 साल अतिरिक्त बढ़ाने की मांग की है। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नकल विरोधी कानून लागू किए जाने को लेकर थैंक्स मुख्यमंत्री अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस मौके पर मसूरी एमपीजी कॉलेज में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां पर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लाए गए सशक्त नकल विरोधी कानून को लेकर धन्यवाद व्यक्त किया गया। आज युवा मोर्चा मसूरी मंडल द्वारा आज एमपीजी कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देश का सबसे सशक्त कानून लाने पर आज छात्रों ने आज हस्ताक्षर दिया और इसका हम धन्यवाद करते हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस कानून से जो युवा हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिल रहा है और जो जिन्होंने जुर्म किया है वो जेल के अंदर भी जा चुके हैं और जो आगे की परीक्षा है वो भी अच्छे से निपटेगी, क्योंकि इस कानून से हर युवा एक हौसला बुलंद होकर चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब नकल नहीं होगी। जो नकल करवाने वाले होंगे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे हम भेज देंगे। जी बिल्कुल, जो ये कानून आने के बाद जो युवाओं में जो जोश है और जो युवाओं का जो एक ओपिनियन है, वो ये ओपिनियन है कि अब जो इससे पहले जो नकल होती थी वो पकड़े नहीं जाते थे, तो एक खुलेआम नकल चलती थी। अब जो कानून हमने लाया है इसमें बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि एक जो नकल कराने वाले को डराता है और उनके एक गले में उनके लिए एक तलवार लेके बैठा है। तो मेरी उम्मीद ये है कि इस कानून से युवाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा और हर युवा आगे चल के बहुत अच्छे एग्जाम देगा और अपनी मेहनत से पास होगा और गरीब से गरीब बच्चा इसमें निकलेगा। मैं आप सभी बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत अच्छा कार्य हो रहा है उत्तराखंड में और युवाओं के लिए वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं और हर युवा अब आगे बढ़ के चलेगा और हर युवा इस एग्ज़ाम को देखा जाए और इस नकल विरोधी कानून का सपोर्ट कर रहा है और आगे चल के ये कानून एक बहुत ही अच्छे स्तर पे जाएगा, क्योंकि अब जो युवा निकलेगा वो पहले नहीं निकल पाता था, जो अब आज की डेट पे निकलेगा बच्चा। अब खबर विकासनगर से है, जहां विभागीय और सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। पचवा दून क्षेत्र के बाद जौनसार बाबर के प्रवेश द्वार कालसी क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। तहसीलदार कालसी सुशीला कोटियाल के मुताबिक कालसी तहसील क्षेत्र के हरिपुर गाँव में सार्वजनिक रास्ते और सिंचाई गुल पर हुए अवैध कब्जों को लेकर SDM कोर्ट में दायर वाद में सुनवाई के बाद अवैध कब्जों को खाली कराने के आदेश जारी हुए थे, जिसके चलते अवैध कब्जाधारियों को कब्जे खाली कराने के लिए 30 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बैठे लोगों ने कब्जा खाली नहीं किया, जिसके चलते 15 अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ढहा दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस तरह के अन्य मामले भी तहसील में लंबित हैं, जिन पर जल्दी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर सरकारी जमीन रास्ता और एक सिंचाई विभाग की नहर पर लगभग 15 लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण करके भवन निर्माण किया गया था,
जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में 133 CRPC के तहत सुनवाई हुई और सुनवाई में जो ये थे ये अवैध अतिक्रमण पाया गया, जिसके आदेश के अनुपालन में ही हम लोग यहाँ पर चिन्हित किया गया और फिर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश में ही अंकित था कि 30 दिन का समय इनको दिया गया था कि 30 दिन के समय में ये स्वयं ही हटवा लें, नहीं तो उसके बाद पुलिस बल के माध्यम से हटाया जाएगा। तो लगभग 1.5 माह से भी ज़्यादा समय इन लोगों को दिया गया था। मेरे द्वारा भी 3-4 दिन का समय दिया गया था कि आप लोग खुद ही खाली कर दें। तो कुछ लोगों ने आने के हमने भी नई जगह लिए, नया ही मकान बनाया, नहीं, एक्चुअली क्या है, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके जो बनाया गया है उसी को हम हटा रहे हैं। रजिस्ट्री की ज़मीन पे रजिस्ट्री सरकारी ज़मीन की नहीं है, जिन पे उनकी रजिस्ट्री है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, रजिस्ट्री वाली ज़मीन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो रास्ते में आ रही सरकारी ज़मीन पर जो अतिक्रमण है उसी को हटाया जा रहा सिर्फ। नहीं, अतिक्रमण में मुआवजा के कहाँ प्रावधान है? नहीं, रजिस्ट्री सरकारी ज़मीन में रजिस्ट्री होना पॉसिबल ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होती है, उससे लगी हुई जो उनकी अपनी ज़मीनें हैं उनकी रजिस्ट्री उनके पास है, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, उनके भवन निर्मित हैं। नहीं, उस पे PP एक्ट में न्यायालय में कार्रवाई गतिमान है। जैसे ही न्यायालय का क्या उसमें निर्णय आएगा, निर्णय में जो भी आदेश होंगे उसका अनुपालन किया जाएगा। इस वाले मैटर में वाद जो न्यायालय में गतिमान था उसमें निर्णय आया है और जो न्यायालय का निर्णय है उसी के अनुपालन में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। खबर विकासनगर से है, जहां भू माफियाओं और तहसील प्रशासन के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में जारी ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी तहसील प्रशासन और NH अधिकारियों से वार्ता के बाद समाप्त हो गया। दरअसल आपको बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले साभावाला और आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और निर्माणाधीन NH 72 के लंबित विवादों को निपटान के लिए मुआवजा जारी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 10 मार्च से तहसील परिसर में धरना दिया, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने तहसील प्रशासन पर आरोप लगाया कि तहसील कर्मी भू माफियाओं के साथ साठ-गांठ कर रहे हैं, जिसके कारण निर्माणाधीन NH 72 बल्लूपुर टू पावटा के प्रभावित भूमिधर किसान और ग्रामीण मुआवजे के लिए दर भटकने के लिए मजबूर हैं। क्या समस्या आ रही है जो NH को लेकर है? NH को लेकर समस्या आ रही है, जैसे NH में जो रकबा जा रहा है, जो अखबार में भी उसकी विज्ञप्ति निकली है, उस विज्ञप्ति में जो निकला है रकबा, वो रकबा हमारा है, हर उसे भूमाफिया अपना बता रहा है, जबकि खसरे में खतौनी में वो हमारा क्लियर रकबा है। पटवारी का कहना भी है कि आपका इसमें कोई किसी और का कोई लेना देना नहीं है, आपका सिंगल रकबा है, फिर भी उसमें भूमाफिया कह रहा गलत, वो झूठी आपत्ति लगा के अपनी बना रहा है। उनका कहना है कि हमारी ज़मीन है, हर पैसा भी हम लेंगे और ज़मीन भी हम रखेंगे, तो हम गरीब काश्तकार, गरीब किसान हम कहाँ जाएंगे? तो जब उस पर NH बन जाएगा तो हम कहाँ से ज़मीन मिलेगी हमें? तो हमें तो ये हम कहेंगे हमारी ज़मीन, तो हम तो यही कहेंगे आपकी ज़मीन तो NH के नीचे है, वहाँ से ले लो, तो वहाँ NH को हम बंद कर पाएंगे क्या? तो आपने शिकायत की होगी, क्या रहा फिर? हमने शिकायत की, उसी को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमें अपनी ज़मीन का हक चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए, हमारी ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर हमें मुआवजा ना दिया जाए तो हमें ज़मीन मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं। इस्लाम जी, जब आपकी ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, पटवारी भी आपकी ज़मीन को साफ़ सुथरी बता रहे हैं, तो इसमें आपत्ति किसकी दर्ज हुई है? क्या आपने उसको लेकर अधिकारी को बताया? इसमें आपत्ति जैदरफी अंसारी ने की है। इसमें हमने अपने अधिकारियों को बताया, SDM साहब से शिकायत की है, तहसीलदार साहब से शिकायत की है, जबकि ADM साहब से भी, ADM साहब ने आदेश किए थे ADM साहब के लिए कि ADM साहब इस ज़मीन में इसका निस्तारण कीजिए, लेकिन अभी तक हमें कोई इसका निस्तारण नहीं हो पाया। की है कि हमने बुल्ली की दरख्वास्त दी कि बुल्ली का रकबा भी गलत चढ़ गया, बुल्ली से धोखाधड़ी करके 5 बिस्से ज़मीन की जगह 7.5 बीघे लिखवा दी। दरख्वास्त हमने तत्काल ADM साहब ने SDM को बुलाया और वो दिखाई, SDM साहब को हमने दिखाया, मैंने कहा 700 मीटर ज़मीन थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी आपत्ति है इस तहसील के खिलाफ, उसके बाद भी 17 फरवरी को उसका दाखिल खारिज चढ़ जाता है। अब कल कह रहे कि हमने 7,700 मीटर कर दिया, लेकिन दाखिल खारिज चढ़ा चुके हैं ये। वो कितना गरीब किसान है, उसकी मौत होगी,
बुल्ली मर गया उसके 8 दिन बाद ही जब पता लगा उसे। एनएच को लेकर आपकी क्या आपत्तियां हैं? किस चीज़ को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? एनएच को लेकर हमारी आपत्तियाँ ये हैं कि तहसील प्रशासन और भूमि अधिग्रहण विभाग वो कोई निस्तारण नहीं कर रहा है, बल्कि उनका तो पूरा वो वसूली का व्यवसाय बन गया है, पूरा वसूलिया व्यवसाय। एक धर्म सिंह किसान है, खाली 500 मीटर जमीन गई, उसका 1/3 नहीं कर पाए। 2 हिस्से एक आदमी के थे, 1 हिस्सा एक आदमी का था। वो 6 महीने से 80-85 साल का आदमी 10 बार SLO ऑफिस चला गया, लेकिन वो आज रिपोर्ट सही नहीं आई, रिपोर्ट गलत आ गई। तहसील से नहीं, तहसील में आया SLO में जाओ, SLO से तहसील में जाओ। इस ढंग का फर्जन बैठे हैं इधर किसान, उनकी 3 बीघा जमीन जा रही है। एक पड़ोसी किसान ने भूमाफिया ने आपत्ति लगा दी कि मेरी बट है। वो भैया हाईवे के अंदर देख लो, हाईवे में खसरा नंबर तहकीकात हो चुके हैं, जिसके जो नंबर हैं वो बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुका है, उनका नक्शे के अंदर पढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो 6 महीने से किसान आ रहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि किसी ने आपत्ति लगाकर जो है कुछ मतलब गलत तरीके से ली जा रही है ज़मीनें, कुछ किसी आपत्ति है? आपत्ति लगा के वसूलिया काम चल रहा है, फिर वो 2-4 लाख की डिमांड करते हैं, जो हमारा आरोप है, कस का आरोप है। वो पैसा मांगने का काम कर रहे हैं फिर कि चलो फैसला हो जाए, कोई ले देगा। खबर देहरादून के पचवाधून इलाके से है, जहां एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक कलयुगी मां ने चिकित्सालय के शौचालय में बच्ची को जन्म देने के बाद उसे रोता बिलखता छोड़कर फरार हो गई। दरअसल मामला उप जिला चिकित्सालय विकासनगर का है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसका पता अस्पताल प्रबंधन को तब लगा जब अस्पताल में सफाई कर्मी को शौचालय से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, जिसके बाद मामले की जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी गई, जिसके चलते नवजात बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल के शौचालय में बच्ची को जन्म देने वाली और उसके साथ आए लोगों के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड को देखा जा रहा है, जिसके आधार पर गायब हुई मां और उसके साथ आए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, हमारे को सुबह जानकारी मिली कि अस्पताल के ही शौचालय में एक नवजात बच्चा है, तो ये जो जनता थी अस्पताल में उन्होंने वो सूचना दी, वो ले आए। उसके बाद हमने उस बच्चे का इलाज किया है और उसको हायर सेंटर भेज दिया है। लेकिन अब वो उसकी माँ कौन थी, बालिग थी, नहीं थी, क्या है, इस विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। और क्योंकि उसका कोई हमारे यहाँ डिलीवरी हुई नहीं है ऐसी, तो उसका कोई हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। बाकी पुलिस को सूचना दे दी गई थी, उन्होंने कैमरे की वीडियो फुटेज खंगाली है, अब उन्हें कुछ मिला होगा तो ये वही बता पाएंगे। उनकी सूचना यह है कि उप जिला चिकित्सालय विकासनगर से आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला द्वारा वॉशरूम में एक नवजात शिशु को जन्म दिया गया और उसे परित्यक्त अवस्था में वॉशरूम में ही छोड़ दिया गया। तो चिकित्सालय प्रशासन द्वारा उस बच्चे को अपने ऑब्जर्वेशन में ले लिया और उसे एक सुरक्षा की दृष्टि से एक दंपति के सुपुर्द कर दिया गया है। और चिकित्सालय द्वारा हमें अभी इस संबंध में लिखित तहरीर दी जा रही है। तहरीर के अनुसार फिर हम उसमें अभियोग पंजीकृत कर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर मसूरी से है, जहां भारतीय जन नाट्य संघ के तत्वाधान में शहीदी दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। मसूरी के भगत सिंह चौक पर लगी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल माला और पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। वहीं इस मौके पर इप्टा के साथियों ने जनगीत, देशभक्ति गीत गाकर भगत सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 1931 की रात्रि जिन वीर सपूतों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे, ऐसे हमारे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने जो देश के लिए अपना बलिदान दिया, इस अवसर पर उनके बलिदान दिवस पर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। भले ही आज वे जिंदा नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में आज भी उनके आदर्श, आज़ाद भारत को लेकर जो उनकी सोच थी, उनकी आवाज़ आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। और आज़ाद भारत को लेकर जो उनका सपना था कि भारत विश्वगुरु हो, भारत विश्व के सामने ऐसा बनकर आए कि पूरा विश्व सोचे कि यही आज़ाद भारत है। और जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनको ये लगे कि वास्तव में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जो विश्व के साथ एक मैत्रिक भाव रखता है, मानवीयता का भाव रखता है। और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके संकल्प थे, आज़ाद भारत को जो उनका सपना था, यही उनके पथ को आगे बढ़ाते हुए यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि।
अब खबर चमोली जिले के कर्णप्रयाग से है, जहां गुरुवार को सिमली में नवनिर्मित राजकीय महिला बेस चिकित्सालय का प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लोकार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि चमोली जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। पूरे प्रदेश में 824 एएनएम की नियुक्ति की गई है। 300 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति 30 मार्च तक कर दी जाएगी। 4 धाम को देखते हुए चमोली जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहाड़ में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चमोली जिले को अपनी ओर से भी मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बधाई दे रहा हूँ कि चमोली जिले में हमने गैरसैंण को उप जिला चिकित्सालय बना दिया है। सिमली में जो है महिला बेस अलग से बनाया है, जिसके लिए कि पद भी स्वीकृत हो गए हैं। आज विधिवत यहाँ का लोकार्पण भी हो गया है और 50 बेड का बच्चों के लिए अलग से हॉस्पिटल भी बनना है। इसके लिए भी हमने पैसा दे दिया है। आज यहाँ पे एएनएमओ को भी हमने नियुक्ति पत्र दिया है। पूरे प्रदेश में 824 एएनएम हमने लगाए हैं और सभी 5 साल तक दूरस्थ क्षेत्र में जो है नौकरी करेंगे। ये निर्णय भी सरकार ने किया है। साथ में हमने ये भी किया अब कि लगभग 300 से ज़्यादा डॉक्टर हमारे 30 मार्च को मिलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले चमोली ज़िले में जितने भी डॉक्टर आएंगे सबसे पहले चमोली ज़िले को देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। स्पेशलिस्टों के लिए भी हमने ये कहा है कि अगर कोई मिल जाते हैं तो उनके लिए हम अलग से पैकेज की भी बात सरकार ने की है। बाकी यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ भी हम पूरा देने वाले हैं, डॉक्टरों के लिए आवास भी देने वाले हैं। हमारे विधायक जी कुछ और मांगेंगे वो भी हम दे देंगे। खबर हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील से है, जहां सुल्तानपुर कस्बे में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनकी पुत्री के रूप में हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से बतौर कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत द्वारा भी इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शिरकत की गई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को एक तपस्या का अंश करार दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के उच्च नेता राहुल गांधी को लेकर न्यायालय द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष के कारावास की सजा को लेते हुए बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर राहुल गांधी झूठे मुकदमे कर रही है। कश्मीर तक जो एक ऐतिहासिक तपस्या यात्रा श्री राहुल गांधी जी ने की थी, उसी तपस्यापूर्ण यात्रा के जिसमें उन्होंने कहा था प्यार बांटो, सबको समेटो, सबको जोड़ो, एक बड़ा भारत बनाओ, महान भारत बनाओ, उसी उद्देश्य को आगे लेकर के ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस जनों ने पूरे देश में प्रारंभ की है। और आज गुनारी से लेकर के सुल्तानपुर तक भी हमने ये यात्रा रखी है। कल खानपुर में रखी थी, वहाँ से दल्लावाला तक, उसी तरीके से और हिस्सों में भी लगातार कर रहे हैं। इसका मकसद है कि हम जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, जो आज की सरकार से पिस रहा है, जो महंगाई से जिसके घर तहस नहस हो गया है, लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। एक तरफ उसके ऊपर पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम थोपे जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसके गन्ने का किसान का मूल्य बढ़ाया नहीं जा रहा है। किसान अलग से त्रस्त है। नौजवान नौकरी मांग रहा है, एक पारदर्शी नौकरी का चयन प्रक्रिया मांग रहा है और उसको जेल में डाल रहे हैं, उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, डंडा बजा रहे हैं। अंकिता, जिसने उत्तराखंड की नारी सम्मान के लिए अपने प्राण दे दिए, हमारी वो बेटी आसमान से पूछ रही है वो वीआईपी कौन है जिसके खातिर मुझको ये अपना जीवन बलिदान करना पड़ा। अब खबर हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा से है, जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार लक्सर क्षेत्र के महाराजपुर कला गांव में स्थित संत श्री रविदास आश्रम में हो रहे विशाल सत्संग समागम में देर रात पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने मंच पर मौजूद साधु महात्माओं को फूलमालाओं से आदर और सत्कार किया। उमेश कुमार ने कहा कि रविदास जी महाराज के बताए गए सदमार्ग पर सभी को चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई जाति छोटी या बड़ी नहीं होती, हम सबको आपसी भेदभाव को दूर रख सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए। इस दौरान दूर दराज से आए साधु महात्माओं ने सुंदर सुंदर भजन गाकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। अब खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार की सुबह शुगर मिल रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डोईवाला शाखा में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की सुबह बैंक से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। मौके पर आए कर्मचारियों ने बैंक खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया तो पूरे बैंक में धुआं छाया रहा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की वाहन भी मौके पर पहुंचे, जहाँ आग को काबू किया गया। अभी सूचना मिली है, करीब 9 बजे करीब 2 स्टाफ यहाँ पर हमेशा पहले बैंक खोलने के लिए आ जाता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने शटर खोला तो अंदर से धुआं दिखाई दिया। ये घटना 6 और 9 बजे के बीच की है, लेकिन ये
यहाँ पर घोर लापरवाही है। डोईवाला में इतना बड़ा शहर होने के कारण, नगर पालिका होने के कारण एक भी आग बुझाने की कोई सुविधा नहीं है। इस बात का हमें बहुत खेद है। अब देखो 2 घंटे के इंतजार के बाद ऋषिकेश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा है। जो एयरपोर्ट से हमारे यहाँ जो है ये फायर ब्रिगेड बुलाई गई थी, ये नाकाम साबित हुई है। इसके लिए हम जो है प्रशासन को जो है जिम्मेदार ठहराते हैं और मांग करते हैं कि डोईवाला में ऐसी फायर ब्रिगेड होनी चाहिए ताकि तुरंत जो है इसका समाधान हो सके, इसका निदान हो सके। अब खबर बागेश्वर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ललित फरसवाण ने कहा कि सरकार द्वारा विगत 1 साल को अपनी उपलब्धि बताने का दावा हवा हवाई है। जहां भाजपा द्वारा पूर्ववर्ती सरकार में 4 साल बेमिसाल का नारा बुलंद किया गया था, उसके ठीक बाद त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आम जन के लिए ऐसे कोई कार्य नहीं हुए हैं, जिसके लिए सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दी जाए। करोड़ों की लागत से जो गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग विधानसभा चुनाव से पूर्व ही पूर्ण हो जाना चाहिए था, उसका काम आज तक नहीं हो पाया है। वहीं उन्होंने इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। देखो, पहले भी पूर्ववर्ती सरकार में 4 साल बेमिसाल की बात रखी गई थी और क्या स्थिति थी, जैसे ही 4 साल बेमिसाल का नारा लगा वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह को हटा दिया गया। उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री पदार्पण हुए, लेकिन इन 1 सालों के अंतर्गत भी क्षेत्र की कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं हो पाया जिससे हम लोग सरकार को कहीं शुभकामनाएँ दें या कहीं उनकी वाहवाही जनता के बीच में रखें। और हम अपने बागेश्वर विधानसभा की अगर बात रखें तो कौसानी से लेकर बागेश्वर तक के पर्यटन क्षेत्र में जो एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन थी, 17-18 करोड़ की सड़क बनी थी। 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था। आज दिन तक इसमें डामरीकरण नहीं हो पाया। 2022 इसका अंतिम ग्रेस पीरियड था, उसके बावजूद भी 2023 ये लग चुका है। अभी भी जो है यहाँ पर डामरीकरण और कलमट और स्कैपरों का निर्माण नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत गैर जिम्मेदाराना काम सरकार के द्वारा जनता के बीच में रखा गया। शहीदी दिवस पर कोटाबाग क्षेत्र के युवाओं ने सामुदायिक कोटाबाग केंद्र में रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं समाज सेवी राहुल पंत ने बताया कि कोटाबाग की आरंभ एक पहल संस्था द्वारा आज शहीदी दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। तो ये है शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी युवाओं ने जो है एक ये ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन किया हुआ था, जिसमें यहाँ स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग को चुना गया था। और यहाँ काफ़ी युवाओं ने आज का एक अच्छा दिन के तौर पे जो है अपने रक्तदान शिविर को इसको आयोजन किया था, जिसमें हमारे बीच में ब्लड बैंक मुखानी बालकृष्ण देवकी जोशी से हमारी टीम आई है, डॉक्टर्स की टीम आई है और हम सभी युवाओं को जो है इसमें कई सारी संस्थाओं ने भी भाग लिया है। आरंभ एक संस्था रही है, तो हम सभी इन संस्थाओं के शुक्रगुजार हैं कि इन लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में आज हमें बुलाया और ये हमारा ब्लड बैंक का कैंप लगाया। धन्यवाद। अब खबर बागेश्वर के गरुड़ से है, जहां ग्वाड़ पजेना निवासी ग्रामीण प्रकाश गोस्वामी जिन्हें की दशरथ मांझी की संज्ञा दी गई थी, उनके द्वारा सड़क निर्माण का कार्य चर्चाओं में आया था, जिसके बाद शासन प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र का स्तरीय निरीक्षण भी किया गया था। वहीं अब प्रकाश गोस्वामी के गांव के ग्रामीण सड़क निर्माण के विरोध में ज्ञापन देने के लिए तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहाँ SDM गरुड़ राजकुमार पांडे को ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन दिया गया। ये हमारे वन पंचायत में वो थोड़ा खनन हो गया, उसके लिए आए थे और क्या कहते हैं सरपंच साहब के ऊपर बातें आ रही थी। ये प्रकाश गोस्वामी साहब ने थोड़ा रास्ता खोद दिया और उस हिसाब से यहाँ आए थे सब। जैसे भी मामला सुलझता है भी वैसे ही सुलझा दो। पर हमने ग्रामवासियों की तरफ से दिया है कि जो इसने अवैध हमारी वन पंचायत की भूमि खोदी है, बिना परमिशन के खोदी है, और उसमें हम गांव वालों ने इसको समझाया बुझाया, वो नहीं मानता है बात। किसी की बात नहीं, आइटम साहब ने समझाया नहीं मानना है, उल्टे गांव वालों को धमकी दे रहा है, तो मैं फंसाऊंगा ये करूंगा करके कह रहा है। इसमें हम उसको रोकथाम करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है कि विभागीय इसमें कार्रवाई की जाए। गाँव वाले इसमें कोई जिम्मेदारी गाँव वालों की नहीं है। अब खबर सुदूरवर्ती क्षेत्र धारचूला से है, जहां धारचूला में पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए आधुनिकता को अपनाते और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को गठित समिति 5 यूकू सांस्कृतिक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष महिराज गब्रियाल ने सभी का स्वागत किया और समिति के द्वारा बनाए गए नियमों के शादी विवाह में पूर्ण रूप से पालन करने पर सभी को बधाई दी। संचालन करते हुए महासचिव त्रिलोक गब्रियाल ने कहा कि समिति द्वारा सामाजिक सुधार के लिए नवंबर में पारित सभी नियम पूर्ण रूप से लागू कर वर वधू पक्षों ने अक्षरशः पालन किया। मैं आपके सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो हमारे पंजीयन की समिति का 20 वर्ष पहले पूर्ण गठन हुआ था और विगत जनवरी में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें खर्चे का बचाव और संस्कृति के संरक्षण हेतु नए नियम लागू किए गए, जैसे अंग्रेजी शराब का बंद करना, फिजूल खर्चे को बंद किया जाना। इन नियमों को आपके द्वारा जो सोशल मीडिया के द्वारा
फ्लैश आउट किया गया। इस नियम को देखते हुए अन्य ग्राम सभा, अन्य समूहों ने भी इसको जो समाज ने भी इसको अपनाया है और इस चीज़ के लिए विगत माहों में भी क्या क्या चीज़ें इसमें आई, विघटन आई और क्या क्या सुझाव आए, प्रत्येक ग्राम 500 ग्राम सभा के प्रतिनिधियों के द्वारा ये सुझाव लिया जाना, आज समीक्षा बैठक किया जाना, ये तय किया गया है। और अग्रिम में भी इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, क्या क्या संभव है, इसके लिए आगे चर्चा परिचर्चा के बाद पुनः इसको निर्धारित किया जाएगा। खबर चंपावत जिले के पूर्णागिरी धाम से है, जहां ठूली घाट के समीप एक मैक्स वाहन और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत होने के कारण पूर्णागिरी क्षेत्र में एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें मैक्स वाहन नाले में जा गिरी है। वहीं मोटरसाइकिल सवार के पैर में चोट लगने के साथ यात्रियों को भी चोटें आई हैं। पूर्णागिरी टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार ने बताया कि उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। खबर टिहरी जिले की मखलोगी पट्टी के बतान खेत से है, जहां वीरेंद्र उनियाल ने रिवर्स पलायन का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। आपको बता दें कि वीरेंद्र उनियाल ने यहां होम स्टे बनाकर और पहाड़ी भोजन को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। आपको बता दें कि गजा से 16 किलोमीटर आगे नकोट रोड के किनारे बतान खेत में टिहरी फॉर्म्स के नाम से बनाए गए इस होम स्टे में शुद्ध ऑर्गेनिक पहाड़ी भोजन, प्लास्टिक मुक्त बर्तन, पहाड़ी संस्कृति से रूबरू होते हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जब इसका उद्घाटन किया तो पहाड़ी भोजन, पहाड़ी उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए जरूरी बताया। वीरेंद्र उनियाल का कहना है कि रिवर्स पलायन पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ठोस कार्य योजना तैयार नहीं होती। पहाड़ों में पर्यटन, तीर्थाटन में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। जो हमारे ये गांव जो वीरान पड़ गए, जो हमारे पारंपरिक घर थे वो टूट गए और ज़्यादातर गांव में जनसंख्या लगभग न्यूनतम पहुंच गई, तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमें अपने गांव की तरफ लौटना चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसा कारोबार शुरू करना चाहिए। तो मैंने अपनी बंजर भूमि में एक सुंदर सा होम स्टे बनाने का प्रयास किया, जहाँ पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी भोजन और पहाड़ की जो उत्कृष्ट चीज़ें हैं उनको लोगों के सामने लाया जाए और इससे प्रेरणा पाकर यहाँ के युवा होम स्टे योजना में आगे आकर इसमें सहभागिता करें और अपने अपने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित करें। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।